नमस्कार। आज सिर्फ बात करेंगे डेटा, मार्केट, जियोपॉलिटिक्स को भी छोड़ देते हैं एक बार के लिए, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स को भी डिस्कस कर करके ना अब बहुत हो गया। स्टार्ट करेंगे एकदम मतलब बेसिक से, मतलब कितना कुछ हमने डिस्कस किया। मतलब लोग जो लोन लेकर मार्केट में आ गए हैं, आप कमेंट्स जाकर देखना वीडियो में, कितने लोग ने एक्सेप्ट किया, हाँ किया। लेडीज़ लोग का पैसा जो आ गया है मार्केट में, और सारी घर की हाउसवाइफ मार्केट में इन्वॉल्व हो गई हैं। आप कमेंट में जाके देखना, और मेरा डीएम में शेयर नहीं कर सकता हूँ, आई कैन नॉट डाइवर्स द नेम्स, बट पैथेटिक सिचुएशन, पैथेटिक सिचुएशन। पर मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, इसको डिस्कस करेंगे कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, पर लोग कौन सा क्या कैसा क्या कर रहे हैं नहीं समझ आ रहा है ना। ये अटायर है ना जो मेरा आज, ये इसको बोलते हैं चूनट वाला कुर्ता। ये जो 80s 90s में स्टॉक एक्सचेंज में हम जब जाया करते थे ना, तो कोई अगर शायद बंधु उस जमाने का देख रहा हो तो शायद वो रिकलेक्ट करेगा। जितने जितने बिग बीज, मतलब जितने, चाहे वो दमानी जी हों, चाहे वो गौरीशंकर जी हों, गौरीशंकर जी मतलब गौरीशंकर जी काया, अजय काया के फादर, मेरे नाना जी हों, मेरे दादाजी हों, और एसएसडी हों, धानुका जी हों, जिनके बच्चे लोग अब बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, वो सब ना इस चीज़ को रिकॉल करेंगे कि इस चूनट वाला कुर्ता, इसको बोलते हैं चूनट वाला कुर्ता। ये ना, ये सल जो है ना, ये सल ऐसा ऐसा सिर्फ ऐसा भांज करने से नहीं आता है। इसको बनाने के लिए ना एक, एंड आई वांट, ये 20 साल से नाउ दिस इज एक्सटिंक्ट। मेरा एक मुहिम है, मैंने डिसाइड किया है कि आज मैं पार्टी से आ रहा हूँ, मैंने डिसाइड किया है एज़ यूजुअल, आप लोग समझ सकते हो, जो चीज़ भूल चुके हैं लोग उसको वापस लाने का। तो जो मेरे नाना जी दादाजी पहन के ऑफिस जाया करते थे, उस चीज़ को वापस लाने का मुहिम मैंने वापस छेड़ा है। एंड टुडे आई वाज इन अ 500-600 पर्सन्स पार्टी, एंड आई वेंट इन दिस ड्रेस। शेयर मार्केट से रिलेटेड था, तो बहुत लोग रिलेट कर पाए इस चीज़ को कि ये चूनट वाला कुर्ता आप कहाँ से सिलवाए। और मैंने सिलवाया वहीं से जहाँ से मेरे दादाजी नानाजी सिलवाया करते थे, बड़ा बाज़ार में, कलकत्ता के बड़ा बाज़ार में। और शहज़ादा ब्रांड का अद्दी आता है। ये जो अद्दी है ना, ये दिस इज वन ऑफ फाइनेस्ट अद्दी, इसको बोलते हैं कॉटन अद्दी। इसको अद्दी, कॉटन में भी एक ब्रांड, मतलब एक लेवल होता है अद्दी जिसको बोलते हैं, और उसमें भी एक ब्रांड है शहज़ादा। दादाजी नानाजी को सुना है शहज़ादा ब्रांड का अद्दी, एक संग 20 कुर्ता सिलवा दो, 30 कुर्ता सिलवा दो। वो 10 लॉन्ड्री में है, 10 घर पे पड़ा हुआ है, 10 इन ट्रांजिट है, 10 गाड़ी में पड़ा हुआ है, इस तरह से। ये एक हेरिटेज है जो मैं चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। आई वॉन्ट टू ब्रिंग इट बैक, आई वॉन्ट टू ब्रिंग इट बैक। मार्केट पे आते हैं, सिर्फ मार्केट की बात करेंगे, सिर्फ मार्केट की बात करेंगे। मार्केट देखो, 5 अगस्त लास्ट वीडियो बनाया, उसके बाद एक फॉल आया 5 अगस्त। 5 अगस्त के बाद फिर वर्टिकल राइज, फिर वहीं का वहीं मार्केट। एक तो मेरे को गैप एकदम पसंद नहीं है, क्योंकि गैप को फिलअप करने के लिए मार्केट जब आता है ना, तो हमेशा इस तरह का टेंशन देता है, पहली बात। दूसरी बात, 5 अगस्त का लो बना जरूर, वो बना एक भय में। कैसा भय था? येन कैरी ट्रेड। और येन कैरी ट्रेड बहुत खतरनाक है, और ये मैंने कब डिस्कस किया था, शायद आज से 6-8 महीना पहले। लोग सही बोलते हैं कि सर आप 1 साल पहले चलते हैं, 6 महीना पहले चलते हैं। गलती है मेरी, मैं टाइम सही नहीं कर पाता हूँ, बट जो बोलता हूँ वो आ जाता है, समय काल परिस्थिति में वो सही होता जरूर है। येन कैरी ट्रेड वॉर्न किया था 2019-20 में, वीडियो बनाया था तब, पीक कोविड में बताया था कि द बेस्ट डेस्टिनेशन, इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन इज जापान, और जापान ऑल टाइम हाई करेगा। उस समय वो 30 साल के रिसेशन में था, जापान ऑल टाइम हाई किया। वापस 6 महीने पहले बताया कि जापान ही अब नासूर बनेगा। वो नासूर भी अब दिख रहा है, पर सिर्फ दिखा कब? 5 अगस्त तक। अचानक से 3 दिन में ऐसा क्या हुआ कि इतना जोर बाजार गिरा कि हम ऐसा सोचे कि पूरा सब कुछ ध्वस्त हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। बट उसके बाद वापस क्या? फिर वर्टिकल राइज। ये वर्टिकल राइज कितना सही है या कितना गलत है, सिर्फ इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। देखो, इक्विटी मार्केट रिस्क एसेट है, ठीक है। इसके ऊपर भी एक मार्केट है जिसका वॉल्यूम ग्लोबल है,
इक्विटी मार्केट में जब हम बात करते हैं तो वो इंडिया का इक्विटी होता है, यूएस का इक्विटी होता है, XYZ कंट्री का इक्विटी होता है, चाइना का इक्विटी होता है, जापान का इक्विटी होता है। बट इसके ऊपर एक मार्केट है जो ग्लोबल होता है, उसको बोलते हैं कमोडिटी मार्केट, करेक्ट। वो भी एक तरह से रिस्क एसेट है, बट वो बुलियन की बात नहीं कर रहा हूं। बुलियन एक बार गोल्ड सिल्वर को छोड़ दो, मैं बात कर रहा हूं ग्लोबल कमोडिटी मार्केट। इसमें बेस मेटल आता है, बुलियन आता है, रेयर मेटल आता है, क्रूड आता है, सब कुछ आता है, कमोडिटीज, विच इज अ ग्लोबल मार्केट, जिसके ऊपर वर्ल्ड इकोनॉमी चलती है या जिसका बैरोमीटर होता है ग्लोबल इकोनॉमी। उसके ऊपर भी एक मार्केट है, उसके ऊपर मार्केट कौन सा है? बॉन्ड मार्केट, मतलब जिसका लिक्विडिटी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स या बिलियंस ऑफ डॉलर्स में एक सेकेंड में होता है। इस सब चीज को एक बार अगर एनालाइज करें तो 5 अगस्त, सिर्फ शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम की बात करेंगे, 5 अगस्त को एक सडन ऐसा लगा कि पूरा दुनिया कोलैप्स कर रहा है, कोई वॉर नहीं, कोई जियोपॉलिटिक्स नहीं, सिर्फ जापान ने अंगड़ाई ली, जापान का येन कैरी ट्रेड का एक अंगड़ाई हुआ, यूएसडी येन 144 के आसपास का एक लो बनाया सडन, और पूरा ग्लोबल मार्केट कोलैप्स हो गया ये सोच के कि पता नहीं क्या हो गया। और जापान ने इंटरेस्ट रेट हाइक किया, जबकि ग्लोबली हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट डाउन का। ये मैंने अपने वीडियो में बता चुका है पहले कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कहां पर क्या, तो किसको क्या करना पड़ेगा। मतलब जापान का सारा इकोनॉमी का पैसा यूएस में लगा हुआ है, और यूएस का इकोनॉमी इन्फ्लेशन के कारण और इंटरेस्ट रेट हाइक के कारण, बॉन्ड यील्ड नीचे आ गए के कारण, मतलब जापान कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ पैसा एक बंदे को उधार दिया हुआ है, उस बंदे का वैल्यूएशन नीचे जा रहा है, तो मेरा वैल्यूएशन नीचे जा रहा है। इट वॉज हाई टाइम कि जापान इस चीज़ को रियलाइज करे और अपना कुछ अंगड़ाई ले। जापान ने उसका एक्शन लिया, बट जापान का प्रॉब्लम क्या है? जापान का प्रॉब्लम ये है कि वो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 लिटरली यूएस के अंडर में है, बिकॉज उसका सिक्योरिटी, उसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, मतलब उसका कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है। वो डिफेंस पैक्ट भी यूएस के साथ कर रखा है कि अगर जापान को कुछ प्रॉब्लम आए तो यूएस आएगा उसको सेफगार्ड करने के लिए। वो खुद का कोई डिफेंस सिस्टम इतना कुछ तगड़ा है नहीं, या कुछ स्पेंड भी नहीं करता है। एजिंग पॉपुलेशन, मतलब एवरेज एज इज 50+, तो सोच के देखो सब बुढ़े लोग हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल बोल लो, या द मेन रीजन कि लोग बच्चा पैदा क्यों नहीं करते हैं या किसी के शादी क्यों नहीं करते हैं, बिकॉज कॉस्ट ऑफ लिविंग इज सो हाई। जापान में कॉस्ट ऑफ लिविंग इज द हाईएस्ट, सो लोग बच्चा भी पैदा नहीं करते हैं, शादी भी नहीं करते हैं कि इसका खर्चा कैसे निकालेंगे। बट नाउ दैट इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज एवरेज एज इज नाउ 50+। बट जापान वॉज जापान जब हम पैदा हुए थे ना, जब मेरा एज, आई एम 53-54, जब हम पैदा हुए थे ना, तो उस समय जब हमारा बचपन का खिलौना, जब 2, 3, 4, 5 साल 10 साल के थे ना, तो हमारा बचपन का सारा खिलौना मेड इन जापान आता था, सारा। चाहे वो पीछे खींच के गाड़ी चलाओ या छोटा गाड़ी चलाओ, वो जितने टॉयज होते थे ना, सब मेड इन जापान आता था। उसके बाद हुआ मेड इन ताइवान, मेड इन वियतनाम, फिर हो गया मेड इन चाइना। आपको ये 50 साल 40 साल का साइकिल समझना पड़ेगा। उस समय का जो पैसा, उस समय का जो एक जिसको बोलते हैं कि जो जापान एक्सपोर्ट करता था यूएस को, उसका जो बॉन्ड पैसा, तो वो मैंने बहुत पहले एक वीडियो में समझाया कि पैसा तो फिजिकली तो ट्रैवल करता नहीं है, उसका बॉन्ड इशू होता है, वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। जापान इज द बिगेस्ट होल्डर ऑफ डेट ऑफ यूएस। कब का? आज का नहीं, 30, 40, 35 साल से जापान इज द हाईएस्ट होल्डर, क्योंकि उस समय वो जो एक्सपोर्ट किया था ना यूएस, आज तक वो पैसा वापस नहीं दिया। यूएस का एक बड़ा खास बात है कि वो पैसा तो वापस देता ही नहीं है ना, आप कंज्यूम करते जाओ, पैसा वापस नहीं देगा। उसका डॉलर डिप्रिशिएट हो रहा है, उसका बॉन्ड यील्ड उसके हिसाब से आपका एसेट डिप्रिशिएट होगा। वो 2008 में क्या हुआ था? 2008 में जब मिडिल ईस्ट के बंदे लोगों ने, सऊदी ने बैंक ऑफ अमेरिका में 20-25% का स्टेक ले लिया, और मिडिल ईस्ट के सारे शेख्स ने, और मतलब रैम्पेंट यूएस मार्केट में इन्वेस्ट किया। इन लोगों का क्या है? यूएस मार्केट कोलैप्स हुआ, वो सारा शेयर्स जो था ना उसको जीरो कर दिया।
वो जो उस समय बैंक ऑफ अमेरिका में $20-25 में इन्वेस्ट हुआ था ना, वो 5%, 10%, 12, आई रिमेंबर 11% का स्टेक हो गया था मिडिल ईस्ट का बैंक ऑफ अमेरिका में 2008 के पहले। बट 2008 का कोलैप्स के बाद वो 10% प्लस स्टेक को 99% डाइल्यूशन करके 0.001% कर दिया। और इन वॉट, मतलब वो $20-30 में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था उसको कर दिया कितना सेंट, मतलब बिकॉज बोला बैंक ऑफ अमेरिका ही खत्म हो गया। तो अब अगर बैंक ऑफ अमेरिका को बचाना है तो हम नया इन्वेस्टमेंट करेंगे, और नया इन्वेस्टमेंट जो करेंगे वो 90% का करेंगे, और माइनॉरिटी पूरा 100% जिसका था वो माइनॉरिटी में आ जाएंगे। अब हम पूरा नया इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो हो गया। यूएस का ये फंडा है, यूएस का ये फंडा है। वो अपने आप को ऊपर करने के लिए बाकी किसी को किस लेवल तक भी नुकसान पहुंचा सकता है। जापान को तुरंत आग दिखाने वाला कौन? यूएस। जब ये जापान ने अपना अंगड़ाई लिया कि नहीं, मेरा अपना बैलेंस शीट ठीक करना है, मेरे को लॉस हो रहा है, मेरा कंट्री में डिफ्लेशन हो रहा है, मेरे कंट्री में मेरे को इन्फ्लेशन लाना है, मेरे को कुछ करना पड़ेगा। अब यहां पे क्या हुआ? एक दिन के एक्शन के बाद, 5 अगस्त के एक्शन के बाद ऐसा लगा कि पूरा दुनिया रुक जाएगा। जापान वॉज फोर्स टू कम एंड से कि मेरा टेम्पररी माई एक्शन इज डन। उसके बाद क्या हुआ? वर्टिकल राइज। किसमें? इक्विटी मार्केट, यूएस के इक्विटी मार्केट में, इंडिया के ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में, मतलब रिस्क ऑन। तो रिस्क ऑन हुआ, सब ग्लोबली राइज हुआ, डन, मान लिया इस बात को। मैंने पहले स्टार्टिंग में क्या बोला? आपको देखना होगा मेजर मार्केट्स में क्या मूव। क्रूड के चार्ट को खोलो, क्रूड के चार्ट को खोलो। 5 अगस्त को क्रूड ने एक लो बनाया, उसके बाद 3-4 दिन तक कंटिन्यूसली ऊपर गया। उसके बाद ये क्यों लास्ट वीक में वापस उस लो के नीचे आ गया? मतलब क्रूड जानता है कुछ जो रिस्क ऑन नहीं जानता है, और क्रूड ग्लोबल मार्केट है। आपको समझना होगा इसका मतलब क्रूड का बायर, इक्विटीज का बायर रिटेल हो सकता है, इक्विटीज का बायर म्यूचुअल फंड हो सकता है, इक्विटीज का बायर कोई भी हो सकता है। कमोडिटीज, क्रूड का बायर कंट्री होता है। रशिया बाई करेगा, रशिया सेल कर रहा है, इंडिया बाई कर रहा है, वियतनाम सेल कर रहा है, यूक्रेन सेल कर रहा है, यूएस बाई कर रहा है, इस तरह का। क्रूड वापस से उस लो के नीचे क्यों ट्रेड किया? 2 दिन में बढ़ गया अलग बात है, बट वो वापस नीचे क्यों आया? क्रूड ग्लोबल एसेट। एक बार के लिए बेस मेटल की बात ही नहीं करते हैं। बेस मेटल की बात करें तो कॉपर हुआ, लीड हुआ, जिंक हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, ये सब अपने ऑल टाइम हाई से 20, 25, 30, 40% डाउन है। क्यों डाउन है? कोई बायर नहीं है ना। आपको समझना पड़ेगा। मैं फियर मॉन्गरिंग नहीं कर रहा हूं, मेरा बहुत सिंपल है। मैं इंडेक्स में शॉर्ट हूं, पर इक्विटीज और सेक्टर में तो इतना लॉन्ग है कि ये तो वही जानता है जो डेली के कॉन्टैक्ट में, जो इक्विटी ग्रुप में है, या जो जानते हैं कि मैं किस लेवल पे इक्विटीज में या पर्टिकुलर स्टॉक या स्क्रिप्ट में लॉन्ग जा सकता हूं। इंडेक्स को शॉर्ट करके क्या ही निकाल दिया? इंडेक्स तो होता ही वैसा है। इंडेक्स डेरिवेटिव है, मतलब इंडेक्स मतलब एक बास्केट का डेरिवेटिव इंडेक्स, उसका डेरिवेटिव फ्यूचर, उसका डेरिवेटिव ऑप्शन, उसमें बाइंग सेलिंग करना। उसको बाइंग सेलिंग करके अगर लोग ये सोचें कि वो मार्केट में उनका एक्सपोजर है, तो कम ऑन यार, आपका मार्केट में एक्सपोजर कुछ नहीं है। आप कैसीनो में खेलने आए हो सिर्फ देने के लिए। आप सिर्फ देने के लिए आए हो कैसीनो में खेलना। यू आर जस्ट अ गैम्बलर हु हैज कम टू द कैसीनो, और कैसीनो ओनर ही जीतने वाला है। और मेरा जो ट्विटर पे डाला हुआ है ना, वो एक शॉर्ट, उस लोग पता नहीं क्या क्या समझ रहे हैं उसको कि पता नहीं मैं कब से शॉर्ट हूँ, क्या हूँ। मैं एक पॉइंट प्रूव करना चाहता हूँ। मैं कितने भी नीचे लेवल से शॉर्ट हूँ और आप कितने भी लेवल से लॉन्ग हो, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा आई एम द विनर। क्योंकि उस फ्यूचर लॉन्ग का जो कॉस्ट ऑफ कैरी है ना, वो कॉस्ट ऑफ कैरी का रिटर्न अगर मंथली बेसिस पे मिलना चालू हो जाए तो पूरा वर्ल्ड का रुपया ना सिर्फ एक ही जगह आ जाएगा। ये तो एक लोभ है, लालच है, गैम्बलिंग इंस्टिंक्ट है, जो लोग इस पे बेटिंग कर रहे हैं और इसलिए प्रीमियम है। एंड आई वांट टू प्रूव, मैं ईयर एंड में जाके बताऊंगा।
इररिस्पेक्टिव मार्केट क्रैश, लोग सोचते हैं कि सर अब तो मार्केट क्रैश करेगा तो आप बोलोगे प्रॉफिट। अरे मार्केट तो क्रैश 2000 पॉइंट किया था ना नीचे सर्किट तक, इलेक्शन वाले डेट तब तक भी, तभी उस दिन भी मैंने जाके नहीं बोला कि आई हैव कवर्ड। आई वॉन्ट टू प्रूव अ पॉइंट विच इज जस्ट फॉर द स्टूडेंट्स, ये समझाने के लिए हाउ लॉन्ग्स आर always burdened with the cost of carry, how shorts always win in index please in index, क्योंकि जरूरी नहीं है स्टॉक और सेक्टर में चले, बिकॉज स्टॉक और सेक्टर में वही कॉस्ट ऑफ कैरी नेगेटिव जा सकता है। जैसे आज के दिन में अगर मैं बोलूं क्रूड इस मंथ का कॉस्ट ऑफ कैरी 100 रुपीज माइनस है, मतलब नेक्स्ट मंथ क्रूड विच वी रोल्ड ओवर इन सितंबर एक्सपायरी वो 100 रुपये इन डिस्काउंट। कमोडिटीज नो द फ्यूचर, आपको समझना होगा, कमोडिटीज नो द फ्यूचर, बॉन्ड यील्ड्स नो द फ्यूचर। बॉन्ड यील्ड्स पे आते हैं, अभी मैंने क्या बोला कि क्रूड वो नीचे लो पे क्यों आया, कॉपर क्यों लो पे है। एक बात करो, 10 ईयर यूएस का बॉन्ड यील्ड भी देखना, चार्ट जो चार्ट आप सब चार्टिस्ट है, सब डेटा ओरिएंटेड है, जाके देखना कैसे 5 अगस्त को वो लो पे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर वापस उस लो के नीचे जाता है या लो के नीचे तक आ जाता है। अच्छा उस चीज को छोड़ दो, इससे भी एक बड़ा मार्केट है, इससे बड़ा मार्केट क्या है, करेंसी। करेंसी तो इकोनॉमी को ड्राइव करता है ना, मतलब यूएस का करेंसी अगर है तो DXY वो डिफाइन करेगा कि यूएस का मार्केट कैसा है, जापान का येन डिफाइन करेगा, जापान का इंडिया का INR डिफाइन करेगा कि इंडिया की तो बात ही छोड़ दो, पता नहीं ऑल टाइम लो पे है, USD INR ऑल टाइम लो पे है, इंडेक्स ऑल टाइम हाई के नज़दीक पे है। एक समय था आज से कुछ साल पहले जब मेरे जैसे हॉल पे जाने वाले या एक्सचेंज पे ट्रेड करने वाले या जो स्क्रीन पे भी ट्रेड करते थे वो ये देखते थे कि ओ अच्छा FII सेलिंग आया, FII बाइंग आया, डॉलर का क्या मूवमेंट है, अगर डॉलर ऊपर जा रहा है मतलब इक्विटी बेच दो। बट अब तो रिलेशन ही खत्म हो गया, लोग बोलते हैं रिटेल। मैंने लास्ट वीक एक वीडियो बना के बताया था, और ये देखो कितना मतलब आशीर्वाद बोलेंगे इस चीज को कि हम जो डिस्कस करते हैं पब्लिक फोरम में या जैसे भी, वो बाद में सही होता है, बाद में डेटा आता है, मतलब RBI आके देता है, ब्रोकर आके देता है, स्टॉक एक्सचेंज आके देता है, NSE आके देता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री आके देता है, वो डेटा सफाइज करता है कि हाँ ये सही है, ये सही है, लोग नुकसान कर रहे हैं, लेडीज लोग नुकसान कर रहे हैं, लोग लोन लेके पर्सनल लोन लेके कैपिटल मार्केट में डाल रहे हैं, डिपॉजिट नहीं है, ये सब 6 महीना साल भर पहले डिस्कस कर चुके हैं। और अगर आज की अगर बात करें कि अब क्या नया हो रहा है, आप सोच के देखो क्या नया हो रहा है, सोच के देखो क्या नया हो रहा है। लेडीज की बात छोड़ दो, मतलब बोलने के पहले ना शब्द को सोचना पड़ता है कि क्या बोलूं और क्या ना बोलूं। लॉस फाइनेंसिंग विद पर्सनल लोन, इसको भी छोड़ दो एक बार के। RBI क्या बोला, डिपॉजिट नहीं है, छोड़ दो। लास्ट वीडियो क्या बोल के गया था, लोग इतना उछलते हैं, मतलब इतना उछलते हैं, SIP 20,000 करोड़, 25,000 करोड़, 30,000 करोड़। मैंने एक बार आके बताया था एक वीडियो में, पब्लिक वीडियो में, कि ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। जो श्याणा है ना, जिसको हम श्याणा बोलते हैं अपने लैंग्वेज में, जो श्याणा है वो क्या कर रहा है, जो 10 साल से SIP कर रहा है ना, वो क्या कर रहा है, SIP को इस लेवल पे विड्रॉ कर रहा है और SIP कंटिन्यू कर रहा है, समझा। तो अब वो जो 9, 10, 11 हज़ार के इंडेक्स पे जो पैसा डाला था ना, वो 25,000 के इंडेक्स पे निकाल रहा है, 25,000 से फिर चालू कर रहा है कि अगर नीचे गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। यहां डिफरेंस आता है ग्रॉस और नेट। वो डेटा कब आया, कल, जबकि मैंने वीडियो कब बनाया था, शायद लास्ट वीडियो या उसके पहले वाला वीडियो। क्या बनाया था, ये 25,000 करोड़ का SIP फॉल्स है। नेट में कितना आया डेटा, AMFI मतलब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो अथॉरिटी है उसने क्या बोला, 8 से 9,000 करोड़ रुपया नेट है, मतलब डिडक्शन ऑफ रिडम्पशन। मतलब कोई आदमी है, मतलब 25,000, 30,000, 25, 21, 22,000 करोड़ रुपया SIP है कमिटेड, ओके डन, एग्रीड। बट उसमें से 20,000 करोड़ से बेसी 20, 21, 30, 22,000 करोड़ रुपया का रिडम्पशन हो रहा है। वो कौन रिडम्पशन कर रहा है, वो जो पहले से डाल के रखा था, वो इस भाव में रिडम्पशन करके अब यहां से नया चालू कर रहा है। वो हो सकता है SIP ऑफ नहीं कर रहा है,
वो एसआईपी को कंटिन्यू कर रहा है। और ऑब्वियसली आपको पता है कोविड में कितना अकाउंट था डीमैट, और आज कितना है, लास्ट 2 साल में वापस 3.5-4 करोड़ नया डीमैट अकाउंट, नया एसआईपी चालू हुआ। ये जो नया मार्केट गिरता कब है? मार्केट गिरता तब नहीं है जब कोई बायर नहीं है। मार्केट गिरना तब शुरू होता है जब हर एक इंसान बाई कर चुका होता है, मतलब देयर इज नो फ्रेश बायर। हम फिर कहां घूमते घूमते कहां से घूम के कहां आ गए। बट इशू कहां हो रहा है? यूएस मार्केट, रिसेशन, कमोडिटी मार्केट, क्रूड, फिर बॉन्ड यील्ड, और अब आ जाओ बॉन्ड यील्ड को छोड़ के यूएसडी येन। ये सारा 5 अगस्त को ड्रामा क्या हुआ था? यूएसडी येन का हुआ था ना। तो यूएसडी येन का 5 अगस्त को लो क्या था? 144 समथिंग, फिर वो ऊपर इंक्रीज हो गया कुछ शायद 148, 149 या 150 तक। फिर ये फ्राइडे को 144 के नीचे क्यों जा रहा है? इक्विटी मार्केट रिस्क ऑन, लोग आंख बंद करके, कान बंद करके, मुंह बंद करके लोग इक्विटी बाय कर रहे हैं, रिस्क ऑन है, ओके डन। बट फिर जिसके कारण टेंशन था, मतलब जो चीज का एक अलार्म साउंड हुआ था, वो यूएसडी येन वापस 144 के लो को क्यों ब्रेक कर रहा है? तो मैंने क्या बोला आपको, इक्विटी रिस्क ऑन से बेसी बड़ा मार्केट कमोडिटी, कमोडिटी से बड़ा मार्केट बॉन्ड, बॉन्ड से बड़ा मार्केट करेंसी। मैंने आपको चारों को क्या बताया सिंक, कि 5 अगस्त के लो को देखो और उसके बाद ये देखो कि वो लो के नीचे इक्विटी मार्केट तो वी शेप रिकवरी कर गया, क्योंकि रिस्क ऑन है, लोगों को बेचना ही नहीं है। मतलब लोग तो एक मतलब तो यूफोरिया में चल रहा है ना, तो चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी चल रहे हैं। हमारा भी इक्विटी में और स्टॉक में स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक लॉन्ग है, तो पागल के जैसे लॉन्ग है, उसको भूल जाओ। बट कॉशन, क्योंकि कल आपको मेरे को जवाब देना है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैंने आपको ये वार्न किया था या नहीं किया। और ये वार्न विद डेटा कर रहा हूं कि आप ये जाके देखो कि इक्विटी रिस्क ऑन से ज्यादा बड़ा मार्केट कमोडिटी, उसका लो क्यों ब्रेक हो रहा है? कमोडिटी से बड़ा मार्केट बॉन्ड यील्ड का 10 ईयर यूएस बॉन्ड का वो लो क्यों ब्रेक हो रहा है? उससे बड़ा मार्केट करेंसी, क्योंकि वो तो करेंसी तो इकोनॉमी को डिसाइड करता है। तो वो वही यूएसडी येन जो 5 अगस्त के लो का कारण था, येन कैरी ट्रेड, जो मैं ऑलरेडी 4 वीडियो पहले वार्न कर चुका हूं, वो अब आ गया। उस येन कैरी ट्रेड को लेके जो वार्निंग सिग्नल था, वही वार्निंग सिग्नल वो 144 के लो को वापस, भले ही रिस्क ऑन में इक्विटी अपना ऑल टाइम हाई बना रहा है, बट यूएसडी येन उस 144 के लो को ब्रेक क्यों कर रहा है? तो ये तो वही हो गया कि आप ऑस्ट्रिच बन जाओ और शुतुरमुर्ग बन के, और आंधी आए तो बालू में अपना सर घुसा लो और बोले कि मेरे को कुछ नहीं होने वाला है। कबूतर है, पानी आओ चाहे मारो, आप आंख बंद कर लो, बोलो मेरे को कुछ नहीं होने वाला है। फिर उसके बाद भले शिकारी मार के निकल जाए। मेरा काम रिस्क ऑन रिस्क ऑफ है। इफ आई नो योर रिस्क एपेटाइट, तो अब लोग जानते हैं सेबी रजिस्ट्रेशन के बाद कि मैं लॉन्ग कितना ही खिला सकता हूँ। मतलब स्क्रिप्ट में तो बोल के लॉन्ग खिला सकता हूँ, मतलब खेलो, कितना लॉन्ग खेल सकते हो आप जितना कैपेसिटी है उतना लॉन्ग खेलो। स्क्रिप्ट सेक्टर में लॉन्ग खेलना और इंडेक्स में शॉर्ट करना, बिकॉज इंडेक्स इज अ डेरिवेटिव ऑफ अ डेरिवेटिव ऑफ अ डेरिवेटिव। उसमें भी लोग ऑप्शन में वीकली में लॉन्ग शॉर्ट करके ये सोचते हैं कि इंडेक्स में उनका पोजीशन हो गया और मार्केट में वो पता नहीं कितना ही कुछ बड़ा कर रहे हैं। ये सोचने की दरकार है। मैं इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर बात अभी नहीं करना चाहता हूँ। मैं आज का जो इवेंट है इजराइल, इसकी बात नहीं करना चाहता हूँ। मेरा सिंपल एक फिलॉसफी है, रिसेशन इज अपकमिंग। इस सब का निदान सिर्फ एक ही है, रिसेशन आ रहा है। जो भी ये सोच रहे हैं कि अब बोलते हैं ना, जिसको मैंने कल ट्वीट किया कि अब हो गया सब ड्रामा, तो ड्रामा क्या? ये लोग साल 2 साल से एक ही चीज, इंटरेस्ट रेट कट, इंटरेस्ट रेट कट, इंटरेस्ट रेट कट। हो गया, इंटरेस्ट रेट सितंबर में हो जाएगा। लोग बोलते हैं 6 इंटरेस्ट रेट कट होगा जनवरी तक, बहुत अच्छा बात है। अरे भाई, मेरे को कोई एक समझदार इंसान ये बताए कि 6 इंटरेस्ट रेट कट क्यों होगा? अगर कोई प्रॉब्लम और क्राइसिस नहीं आए तो 6 इंटरेस्ट रेट कट क्यों होगा? एक सिंपल सा लॉजिक है। रिसेशन दिखेगा, डिप्रेशन दिखेगा, क्वांटिटेटिव ईजिंग वापस शुरू होगा कि अब मेरे को इकोनॉमी को बूस्ट करना है।
अरे ये जॉबलेस क्या हुआ? आप पॉवेल की स्पीच को इतने ध्यान से सुनो, बहुत सिंपल है। अभी तक इन्फ्लेशन 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 इन्फ्लेशन, मैंने एक वीडियो बनाकर, मेरे मेंबर्स का वीडियो को तो छोड़ दो, पब्लिक वीडियो में बताया रियल एस्टेट मार्केट का इनका इशू था, उसको मार दिया। इक्विटी मार्केट का इनका इशू था, इसके ऊपर इनका आंख है, मारने की चेष्टा कर रहा है कंटिन्यूअसली। अभी इतना सडनली इतना डाविश क्यों हो गया कि नहीं नहीं सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है? अरे भाई, लेबर मार्केट का डेटा देखिए, लेबर मार्केट डेटा में सडनली आप ये बोल रहे हो कि 8,81,000, मतलब लिटरली 1 मिलियन जॉब आपने गलत कैलकुलेट कर लिया। तो मतलब स्टैटिस्टिक्स जिसको हम बोलते हैं यूएस का लेबर स्टैटिस्टिक्स मतलब अटमोस्ट है, तो उसको अगर फॉलो कर रहे हैं, वो ऑलरेडी कर्व जो है ना जिसको बोलते हैं वो इन्वर्ट हो चुका है, मतलब वो बढ़ रहा है, और उसमें सडनली आप बोलते हो नहीं नहीं मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, 1 मिलियन तो और ज़्यादा खो गया। इसका मतलब क्या है? लोग अपना जॉब खो रहे हैं, लोग अपना जॉब खो रहे हैं, और आप बोल रहे हो इकोनॉमी अच्छा है। अब उनको रियलाइज हो रहा है कि इन्फ्लेशन को अगर पकड़ने की चेष्टा करेंगे तो इकोनॉमी में जॉब का जो कंडीशन है वो पूरा बैठ जाएगा। रिलायंस का एक लास्ट वीक आया 44,000 या 54,000 जॉब कट, लोग भूल गए। क्यों? क्योंकि वो बोलता है इट इज कॉस्ट इफेक्टिव। वो कॉस्ट इफेक्टिव है, पर वो जो इतने हजार लोग जो जिनका जॉब जाएगा, आपको क्या लगता है इस इकोनॉमी में जो प्लास्टिक मनी और पेपर मनी में चलते हैं लोग, उसमें कितने लोगों का, कितने परसेंट लोगों का उसका पर्सनल लोन, उस सैलरी स्लिप पे पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड और पता नहीं कितना कुछ ईएमआई चल रहा होगा, होम लोन चल रहा होगा, उनका क्या होगा? तो उसका कोलैटरल डैमेज क्या होगा? कोलैटरल डैमेज बैंकिंग पे नहीं आएगा, कोलैटरल डैमेज रियल एस्टेट कंपनीज पे नहीं आएगा, कोलैटरल डैमेज बाकी पूरे ग्लोबल मतलब इकोनॉमी पे नहीं आएगा। आप मतलब कोई ये बोल सकता है कि यार ऑलवेज आप नेगेटिव बात क्यों करते हो? मैं नेगेटिव बात नहीं करता हूं, आप आओ मेरे साथ, मैं आपको सेक्टर में और स्टॉक में खिलाता हूं, जितना तेजी करना है करो ना, मैं आपको बोलूंगा इस स्टॉक में करो तेजी, इस सेक्टर पे करो तेजी। बट अगर ग्लोबली अगर बात करेंगे तो ग्लोबली मैं आपको ये नहीं बोल सकता हूं कि अच्छा है भाई, सब कुछ अच्छा है, करो करो करो, सब कुछ अच्छा करे, सब अच्छा है, चलो करो करो करो। यहाँ वॉर चल रहा है, यहाँ वो चल रहा है, यहाँ बॉन्ड यील्ड चल रहा है, यहाँ क्रूड नीचे जा रहा है, यहाँ बेस मेटल नीचे जा रहा है, मतलब रिसेशन है सामने, कोई बायर नहीं है। मतलब क्रूड का बायर कौन होता है? फॉरवर्ड बायर होता है। नेचुरल गैस, नेचुरल गैस का बायर कोई बायर ही नहीं है। इसका नेचुरल गैस मतलब इंडस्ट्री, इकोनॉमी, मतलब पब्लिक का कंजम्पशन, मतलब यूरोप पूरा, यूएस पूरा नेचुरल गैस पे चल रहा है, उनका एनर्जी का बेसिक सप्लाई है, वो लो पे लो बना रहा है। आप बोल रहे हो नहीं सब कुछ ठीक है, अरे भाई तो फिर उसका बाइंग क्यों नहीं हो रहा है? लोग क्यों नहीं वो खरीद रहे हैं? लोग क्यों गैस नहीं खरीद रहे हैं? लोग क्यों क्रूड नहीं खरीद रहे हैं? लोग क्यों बेस मेटल नहीं खरीद रहे हैं? अगर आप सब कुछ से दिमाग बंद कर लो, नहीं नहीं सब अच्छा है, करो सब अच्छा है, करो सब अच्छा है, कौन बोलता है अच्छा नहीं है? सब अच्छा है। बट माई जॉब इज टू टेल यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस कितने डेप्थ पे मार्केट को स्टडी करना है, कितना नीचे उतरना है। मतलब बोलते हैं ना कि वो जो ऊपर ऊपर समुद्र में स्विम करते हैं उनको लगता है कि वो वी कैन सेल इट थ्रू, बट वो कितना नीचे जाते हैं और कितना नीचे में कितना प्रेशर बढ़ता है। जितना आप नीचे जाते हो ना समुद्र में, तो उतना उसका जो वाटर प्रेशर बढ़ता है और जो प्रेशर होता है, आप क्या उस चीज़ को समझ के आप एनालिसिस कर रहे हो? वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग कि ये किस डेप्थ की बात हो रही है। बेस मेटल क्यों लास्ट 6 महीने से इतना मार खा रहा है? इसका मतलब अपकमिंग क्या इसका रिजल्ट है? अगर बॉन्ड यील्ड नीचे जा रहा है, एक लो बना के फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, अगर और सबसे बड़ा बात, ये मैंने आज से 4 साल 3 साल पहले वीडियो बनाया था कि भाई बॉन्ड, अब इंटरेस्ट रेट अगर हाइक हो रहा है तो ये हिस्ट्री बोलता है कि मार्केट भी बढ़ेगा। लोग बोलते थे कैसे बढ़ेगा? इंटरेस्ट रेट हाइक के संग मार्केट कैसे बढ़ सकता है? हिस्ट्री में जाके देखो, और इंटरेस्ट रेट का पीक हो गया और हम मार्केट के भी पीक में हैं। और अब मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि इंटरेस्ट रेट का जब इन्फ्लक्स पॉइंट आता है, मतलब 2 इन्वर्शन होता है, एक जो 10 और 20 का, जो 2 और 20 का, और 10-20 का जो जिसको हम इन्वर्स बोल रहे हैं बार बार, वो जैसे ही पॉजिटिव, जैसे ऑलरेडी अप मूव चालू हो गया, वो जैसे ही घुमा, रिसेशन का टिक टॉक चालू हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट साइकिल जहां फ्लैटन हुआ और जहां से नीचे चालू हुआ, वहां से मार्केट क्रैश टिक टॉक चालू हो जाएगा। क्यों? वो चालू तभी होगा जब
इकोनॉमी में प्रेशर होगा। ये सॉफ्ट लैंडिंग, ये नाइकी स्विश और ये जो भी हम लोग मतलब फॉरेन लैंग्वेज में जितना बड़ा बड़ा टर्म्स बोलते हैं ना, सॉफ्ट लैंडिंग, नाइकी स्विश और एक क्या बोलते हैं गोल्डी लॉक्स एटसेट्रा एटसेट्रा, ये अच्छा है, सुनने में अच्छा लगता है, बट डेटा उसको डेटा नहीं बोल रहा है ना वो। मतलब ये फेड ने हमेशा उस चीज को मिस किया है। फेड हमेशा बिहाइंड द कर्व, जिसको बोलते हैं बिहाइंड द कर्व। ये इंटरेस्ट रेट कट इनको पहले करना चाहिए था तो इकोनॉमी बचती। ये अब ऑलरेडी दे आर बिहाइंड द कर्व, क्योंकि उस समय आप जितना पावल का स्पीच सुनेंगे ना, एक ही लैंग्वेज था, we want interest inflation, we want to curb inflation, our first target is to curb inflation, our first motto is to 2% inflation, inflation 2%, inflation 2%, inflation 2%, job market inflation 2%। अभी सडनली क्या हुआ, कल के मीटिंग में उनको समझ में आ गया इन्फ्लेशन को एक बार छोड़ दो भाई, क्योंकि जॉब मार्केट का जो कंडीशन है ना, वो अगर अब नहीं कंट्रोल किया तो खत्म हो। और मैंने कितने वीडियो में बताया, एक अब समय आएगा डिफ्लेशन का, मतलब इन्फ्लेशन नीचे जा रहा है, प्राइसेस नीचे जा रही है, पर बायर कोई नहीं है। और फिर आएगा स्टैगफ्लेशन। वो जो स्टैगफ्लेशन होगा ना, और उसके बाद का कहानी तो फिर अपने अगली साल डिस्कस करेंगे कि वो वॉर सिचुएशन के संग क्या क्या होने वाला है, अगले साल तक कितना फ्रंट खुलने वाला है। ये वर्ल्ड वॉर जब होता है ना, तो ये आप वर्ल्ड वॉर 2 भी ना छोटे से एक कंट्री वियतनाम से शुरू हुआ था, ध्यान रखना। वो ये यूक्रेन, इजराइल, अभी हिजबुल्ला, ये हो चुका आज, मैं उस पर डिस्कस ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि लोगों को लगेगा अरे क्या ही तो हुआ। वो हिजबुल्ला, इजराइल चलता रहेगा, रशिया, फिर शायद नेक्स्ट ईयर तक इंडो पैसिफिक में भी खुल जाएगा, चाहे तो चाइना ताइवान हो जाएगा, चाहे कोरिया साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया हो जाएगा, कुछ ना कुछ चलता रहेगा। लोग ऐसे ही भूलते जाएंगे, बट उसके बाद एक समय आएगा जब वर्ल्ड डिसाइड करने को बोलेगा आपको कि डिसाइड करो कि आप किसके साइड हो। वो होगा समय वर्ल्ड वॉर 3 का, जब पूरा दुनिया 2 पार्ट में डिवाइड होगा। तुम मेरे साथ हो या नहीं हो, किसके साथ हो वो डिसाइड करो, और उसके बाद ऑल आउट सपोर्ट। अदरवाइज अगर आप मेरे साथ नहीं हो तो सॉरी, मेरे को आपको अटैक करना पड़ेगा। हम क्या डिस्कस किए, हम ये डिस्कस किए मार्केट अच्छा है, करो जो अच्छा है करना है, बट स्क्रिप्ट और सेक्टर को पकड़ के करो। ओवरऑल मार्केट में अगर सिर्फ हम इंडेक्स की बात करें, जो कि एक बास्केट है, उस बास्केट में डेरिवेटिव की बात करें जो कि फ्यूचर है, और फ्यूचर का भी डेरिवेटिव की बात करें कि ऑप्शंस, वीकली, मंथली, वो आप डिसाइड कर लो क्या करना है। सट्टा करना है आपको, कैसीनो ओनर के साइड में होना है या कैसीनो के साइड में होना है, आप गैम्बलर के साइड हो गए, कर लो। मेरा काम था आपको फैक्ट दिखाना, मेरा काम था आपको आईना दिखाना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बता के जा रहा हूँ आपको कि 5 अगस्त के लो से ये सारा ग्राफ जाके देखना कि इक्विटी मार्केट रिस्क ऑन वी शेप रिकवरी लेने के बावजूद क्यों कमोडिटी मार्केट, क्यों बॉन्ड यील्ड और क्यों यूएसडी येन उस लो को ब्रेक कर रहा है या उस लो के पास है। नमस्कार।